हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज है मेरे भाई शनिवार, लेकर हाजिर है मैं आपके लिए जो मैं हाजिर हूँ मेरे भाई करेंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन। संडे सैटरडे का मेरे भाई करेंट अफेयर का क्लास चलता है आपके लिए, और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर लेके आते हैं ताकि परीक्षा की दृष्टि से एकदम जो है जहर सवाल मेरे भाई, जो 100% पूछने की सवाल गारंटी होती है। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई। उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए मेरे भाई, कल जो है दरोगा का एग्जाम का डेट जो है पिछले बार भी दिया गया था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर जो है डेट जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर जो है आपका दरोगा का डेट के एग्जाम का जो है 25 दिसंबर को दिया गया है। तो मेरे भाई आप जो है जमकर तैयारी करें। और दरोगा के लिए मेरे भाई तैयारी लगभग आप कर रहे हैं, तो लगभग तैयारी अधिकतर बच्चे का तैयारी रहता ही है। बस उसमें अगर कोई आपका रोल अदा करेगा मुख्य भूमिका, तो वह आपका होगा मेरे भाई करेंट। ठीक है, अगर कोई मुख्य भूमिका अदा करेगा रिजल्ट लाने में, तो वह होता है मेरे भाई करेंट अफेयर। क्योंकि करेंट अफेयर एग्जाम दिए होंगे, देखे होंगे, तो 22 से लगभग 25 से 27 क्वेश्चन जो है लगभग करेंट अफेयर का रहता है पुस्तक सहित। ठीक है, तो अगर आप आदर्श एकेडमी पे रेगुलर क्लास करते हैं मेरे भाई, सारे पॉइंट नोट करते हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट हम लिखाते हैं कहने के लिए मेरे भाई 5 क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन अगर पांचों क्वेश्चन में अगर काउंट कीजिएगा तो आपका 40 से 45 क्वेश्चन होता है, और एक सप्ताह में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हो जाता है। अगर इतना आप कवर कर पाते हैं मेरे भाई, तो फुल गारंटी है यह कि आपके करेंट अफेयर जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसा आप रेगुलर क्लास करते होंगे तो आप देखते भी होंगे करेंट अफेयर जो है लगभग, अगर बुक में कहीं पढ़ते होंगे तो लगभग बुक में भी मिलता होगा, चाहे टेस्ट वगैरह देते होंगे तो वहां भी मिलता होगा। तो लगभग आपका करेंट अफेयर जो है एग्जाम में जो पूछने वाले करेंट अफेयर है, वही करेंट अफेयर को हम शामिल करते हैं। तो आप जो है करेंट अफेयर पर जो है ध्यान दे, अगर दरोगा का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, और मेरे भाई अगर दरोगा का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो दरोगा पर मुख्य रूप से फोकस कीजिए। अगर एनटीपीसी है तो एनटीपीसी पर फोकस कीजिए, कोई एक ही लक्ष्य रखिए। 2 लक्ष्य पर जो है चढ़ना जो है, 2 लक्ष्य रखने से दिक्कत हो जाता है। कहावत सुने भी होंगे, 2 नाव पर चढ़ने वाला क्या होता है। तो इसलिए लक्ष्य हमेशा भाई एक ही रखिए। यही कारण है कि लड़के को अधिक समय लगता है, दिन तक तैयारी करते रहते हैं या नहीं हो पाने का कारण यही है। लक्ष्य 2 रखिएगा तो इधर भी देखना है उधर भी देखना है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाता है मेरे भाई। इसलिए दरोगा निकालना है 100%, आप लक्ष्य जो है दरोगा ही रखिए, तो 100% उम्मीद है कि आपका दरोगा हो जाएगा मेरे भाई। और करेंट अफेयर जो है मेरे भाई अगर कवर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट दिलाने में यही आपको मदद करेगा। और 100% उम्मीद है कि करेंट अफेयर जो है अगर 20+ स्कोर कर लेते हैं मेरे भाई, तो आपका रिपीटी का रिजल्ट जो है आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, चलिए बनाइए, तो इसका आंसर बनाइए क्या होगा। और हर एक क्वेश्चन से जितने भी पॉइंट होगा मेरे भाई, सारे पॉइंट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एकदम जहर वाले सवाल। तो चलिए, और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को तो क्वेश्चन हम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ है, तुरंत पैरा ओलंपिक शुरू हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ से टपकने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि ओलंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार का संबंध जो है बिहार के किस जिले से है। चलिए फटाफट आंसर बनाइए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट नोट कीजिए बड़े अच्छे से। देखिए, और अपने पास जो है मेरे भाई एक पेन और एक जो है कॉपी जरूर रखिएगा, और सारे पॉइंट अच्छे से नोट करिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार का संबंध जो है बिहार के किस जिले से। देखिए शरद कुमार का संबंध जो है बिहार के किस जिले से है मेरे भाई, तो इनका संबंध जो है कहां से है, मुजफ्फरपुर से। ठीक है, कहां से, मुजफ्फरपुर से। पैरा ओलंपिक जो है वह 24 नोट कीजिएगा, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक यह चलने वाला है। आज 4 सितंबर हो गया, कल तक चलेगा। और
और कल से पहले तक का डाटा जो है, शुक्रवार तक का डाटा है कि 11 पदक जो है भारत जो है अभी तक जो उसमें जीत चुका है। इसमें से जो है स्वर्ण पदक, नोट कीजिएगा, 2 स्वर्ण पदक जीता है। एक लवनी अखेरा जिताई है और दूसरा जो है वह कौन जिताया है, सुमित अंतिल, नोट कीजिएगा, सुमित अंतिल। यह दोनों जो है भारत को 2 गोल्ड मेडल जो है दिलाए हैं, अवनी लेखरा है और सुमित अंतिल। अभी तक 11 पदक जो है जीत चुका है। इससे पहले पिछली बार, नोट कीजिएगा, पिछली बार भारत ने जो है 12 पदक जो है जीता था पैरा ओलंपिक में। और उम्मीद है, कल भी जो है खेल मैच हो रहा था, उसमें उम्मीद था कि भारत 2 जो है पदक कम से कम पक्का कर लेगा। तो अगर जीतता है ठीक है, और अभी आज फिर चलेगा, फिर शिकार चलेगा, 5 तक जो चलेगा, तो उम्मीद है कि पिछला रिकॉर्ड जो 11 का था मेरे भाई, 100% जो है अपना रिकॉर्ड जो है सुधारेगा भारत और रिकॉर्ड तोड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं सुमित अंतिल की। सुमित अंतिल ने भारत में, नोट कीजिएगा, स्वर्ण पदक जिताया। यह लिखिएगा, यह भाला फेंक, किसमें लिखिएगा, भाला फेंक में, और नोट कीजिएगा 68.55 मीटर, कितना मेरे भाई, 68.55 मीटर जो है दूरी जो है भाला फेंक इन्होंने रिकॉर्ड बनाया पैरा ओलंपिक में। और भारत के झोली में 1 गोल्ड मेडल लाया भारत का शेर, किसने, सुमित अंतिल ने। सुमित अंतिल का लिखेगा, इनके संबंध जो है वह सोनीपत हरियाणा से है। कहाँ है, सोनीपत या हरियाणा के रहने वाले, कहाँ के, हरियाणा के रहने वाले हैं सोनीपत, कहाँ के, हरियाणा के रहने वाले थे। और इस शेर की कहानी, बचपन में इनका जो मेरे भाई 17 साल में, बचपन में पिता की देहांत हो जाती है, 17 साल में एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवा देते हैं। और उसके बाद भी इन्होंने मेहनत मतलब उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारते हैं और मेहनत दिन रात करते हैं और जेवलिन थ्रो में अपना करियर बनाते हैं और भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलाते हैं। जिस पिछले वीडियो में आप देखे भी होंगे, सुमित अंतिल पर एक जो है वीडियो बताए थे, वीडियो क्लास दिए थे, उसमें क्लास में बताए थे मेरे भाई कि सुमित अंतिल के पूरी जीवनी बताए थे। तो चलिए, तो स्वर्ण अभी तक 11 पदक हो गया, अवनी लाखेरा और सुमित अंतिल जो है स्वर्ण पदक 2 अभी तक स्वर्ण पदक मिला है भारत को। अगर पूछे सुमित अंतिल कहाँ का, सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, किसमें, भाला फेंक में जो है कितना, 68.55 मीटर जो है भाला फेंक कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से मेरे भाई नोट कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन था कि ओलंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो बिहार के किस जिले से है मेरे भाई, तो वह हो जाएगा आपका कहां से, मुजफ्फरपुर से। अगर आपसे पूछे मेरे भाई, यह जहरीला सवाल एकदम नोट कीजिएगा कि ध्वजवाहक, यह क्वेश्चन अगर खेल से कोई पूछेगा तो पहला क्वेश्चन चांस है 100% की आपसे यही पूछेगा। अब पूछेगा क्यों, इसलिए मेरे भाई कि पैरा ओलंपिक खेल का ध्वजवाहक जो है मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया था, लेकिन कोरोना के वजह से उनको नहीं चुन के टेक भारतीय दल में ध्वजवाहक जो भारतीय दल का हुआ वह हुआ मेरे भाई टेक चंद। कौन हुआ, टेक चंद हुआ, नोट कीजिएगा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आपसे हो सकता है आपसे पूछ दे कि पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय ध्वजवाहक के लिए जो है पैरा ओलंपिक के लिए ध्वजवाहक कौन चुना गया था, ठीक है, कौन चुना गया था कहेगा तो वहां पर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। लेकिन ध्वजवाहक किसने किया भारतीय दल का, तो नोट कीजिएगा टेक चंद। हो सकता है यह पूछ दे मेरे भाई, इसलिए नोट कीजिएगा। ठीक है, चुना गया था मरियप्पन थंगावेलु को, लेकिन किसने किया ध्वजवाहक, लेकिन किया किसने, टेक चंद ने किया, टेक चंद ने किया। चलिए, सारे पॉइंट अच्छे से मेरे भाई नोट कर लीजिए। तो यह था पहला क्वेश्चन मेरे भाई का था, कहता था क्वेश्चन पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीतने वाले भारत का शेर का नाम क्या है, शरद कुमार है। और इनका संबंध बिहार के किस जिले से मेरे भाई, नोट कीजिए मुजफ्फरपुर जिले से है, लेकिन इनका पूरा फैमिली अभी वर्तमान में पटना में निवास करती है। चलिए, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन कहता है, चलिए, और इसे क्वेश्चन से सारे पॉइंट नोट कीजिएगा। कहता है, बनाइए तो क्या होगा इसका आंसर। कहता है, चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल जून 2021 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विकास दर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है मेरे भाई, हाल ही में जारी किया गया कुछ दिन पहले। पहला क्वेश्चन है 20.1%, 18.8% या 19.4 या 20.8%। फटाफट आंसर बताइए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई,
देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, क्या कह रहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इस बार जो जारी किया गया अप्रैल जून 2021 के दौरान जो सकल घरेलू उत्पाद जो जारी किया गया, कहता है कि भारत का इसमें जो जीडीपी कितना % वृद्धि हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सारे पार्ट के मेरे भाई अच्छे से नोट कीजिएगा। तो देखिए चालू वित्त वर्ष जो जारी किया गया है 2021 के लिए, अप्रैल जून का जो जारी किया गया मेरे भाई, विकास दर जीडीपी में वृद्धि हुआ। और जितने भी 7 इकोनॉमिकल देश है, 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश है, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था देश है, उस सभी में भारत का जो है इस वर्ष का जो जीडीपी का ग्रोथ रहा है मेरे भाई, वो सबसे ज्यादा रहा। ठीक है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन का फुल ऑपरेशन, धुआं छुड़ाते हैं। और आप भी उम्मीद है मेरे भाई कि रेगुलर क्लास करते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को धुआं छुड़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ऑपरेशन करते हैं क्वेश्चन का। कहता है चालू वित्त वर्ष अप्रैल, तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा 20.1%। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20.1% हो जाएगा। और नोट कीजिएगा, अगर पूछे कि पिछली बार से इस बार कितना % बढ़ा, तो 49 जो है 6% 6% की वृद्धि हुई है। नोट कीजिएगा, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जो है 49.6% जो है वृद्धि हुआ है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुआ तो लिखिएगा निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुआ, 68.3%। सारे पॉइंट नोट कीजिएगा अच्छे से मेरे भाई। 68.3% जो है निर्माण क्षेत्र में जो है सर्वाधिक विकास हुआ। कितना % सर्वाधिक फीसदी वृद्धि हुआ? 68.3% जो निर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास वृद्धि हुआ। अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई, अगर आपसे पूछ ले कि जीबीए में कितना % का वृद्धि हुआ, तो लिखिएगा जीबीए का मतलब क्या होता है, तो लिखिएगा इसका होता है ग्रास एडिट वैल्यू। ठीक है, अगर आपसे पूछे ग्रास, जीबीए होता है जीबीए, अच्छा उल्टा लिखा गया, जीबीए ग्रास वैल्यू एडिट। ग्रास जीबीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिट। और इसमें लिखिएगा भारत का वृद्धि जो है 18.8%, लिखिएगा 8% की वृद्धि हुई है। अगर आपसे पूछे क्या करें मेरे भाई, पहला क्वेश्चन के जीडीपी में विकास दर जो है 20.1% का वृद्धि हुआ। और पिछले साल की अपेक्षा जो है इस बार जो है पिछले की अपेक्षा इस बार जो है 49.6% की अधिकतर वृद्धि रही। निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुआ, 68.3% का वृद्धि हुआ। अगर पूछे जीबीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिट में कितना %, 18.8% की वृद्धि हुआ है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए, तो देखते हैं इससे और रिलेटेड और पॉइंट। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगर आपसे पूछे कि सरकारी खपत में, इसके अंतर्गत जो है लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सरकारी खपत में कितने % की कमी हुआ है, तो सरकारी खपत में लिखिएगा 13.5% की कमी हुई है। सरकारी खपत में कितना % कम किया है मेरे भाई? इस बार जो अप्रैल जून जो वित्त वर्ष जो जारी किया गया, या इसमें 13.13% कमी हो गया। उसको लिखिएगा कि अब तक की तिमाही में भारत का जो है यह लिखिएगा, भारत का जो है यह सर्वाधिक विकास है, सर्वाधिक विकास है जीडीपी में। लिखिएगा अब तक जितने भी मतलब जो है तिमाही जो निकाला गया था उसमें अब तक में सबसे ज्यादा विकास जो रहा इस बार 20.1%। और क्या बता रहा है कि सरकारी खपत, अगर आपसे पूछे कितने % की कमी हुई है, तो लिखिएगा 13.5% की कमी हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सरकारी खर्च में, तो लिखिएगा अगर आपसे पूछे कि सरकारी खर्च में, तो लिखिएगा सरकारी खर्च में मेरे भाई जो है 6.9% की वृद्धि हुई है। कितना % बढ़ गया?
6.9% जो है सरकारी खर्च में वृद्धि हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे सरकारी खपत में तो 13.5% की कमी हुई है। चलिए भारत के 5-7 जो है बड़े इकोनॉमिक देश जो है देखते हैं, सारे को अच्छे से नोट कर लीजिए। हो सकता है आपसे एक यहाँ से क्वेश्चन मेरे भाई पूछ भी दे। चलिए ठीक है, तो सारे पर नोट कीजिएगा क्या कर रहे हैं, पहले नोट कीजिएगा अमेरिका, कौन कर रहा है अमेरिका, उसके बाद लिखिएगा चीन, उसके बाद लिखिएगा मेरे भाई जापान, उसके बाद लिखिएगा जर्मनी, उसके बाद लिखिएगा भारत, कौन हो जाएगा जर्मनी के बाद भारत, उसके बाद ब्रिटेन, आ जाइए ब्रिटेन महाराज। तो कौन हो गया अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बाद क्या हो गया जर्मनी के बाद भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, और एक कौन बच गया फ्रांस। तो देखिए ठीक है, तो देखिए नोट कीजिएगा अमेरिका में जो अमेरिका का जो है वृद्धि दर रहा हुआ 3.5% रहा, कितना रहा 3.5%, चीन का 8.5% रहा, और जापान के 0.5% रहा, और जर्मनी के पूछे तो जर्मनी कितना था 3.2% था। अगर पूछे भारत का तो 20.1% रहा। अगर पूछ ले कि ब्रिटेन का कितना है तो नोट कीजिएगा ब्रिटेन का 4.5%, ब्रिटेन कितना था 4.5% था। अगर बचे कौन फ्रांस का, ठीक है, तो फ्रांस का 2.5%। क्या करें अमेरिका का 3.5%, चीन जो है 8.5%, जापान 10.5%, जर्मनी इतना परसेंट, और जो है भारत। देखिए यह मेरे भाई 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है मेरे भाई। इसमें देख सकते हैं आप कि भारत जो है काफी छलांग लगाया है, कितना परसेंट है कोरोना स्थिति में भी 20.1%। दूसरे स्थान पर कौन है चीन है। तो सारे ये नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, हो सकता है यह डाटा आपसे जो है भारत के बाद पूछ ले दूसरा स्थान पर कौन रहा, ठीक है। तो देखिए भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ में 20.1% जो हुआ है वह 2021 के जो है अप्रैल जून जो है भारत की जो तिमाही है उसमें। चलिए तो सारे पर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, अमेरिका का 3.5%, चीन 8.5%, जापान जो 1.5%, जर्मनी 3.2%, भारत 20.1%, ब्रिटेन 4.5% और फ्रांस जो 2.5%। ये सभी देशों का जीडीपी में ग्रोथ है। अब तक की जितने भी जीडीपी में ग्रोथ हुआ है भारत का, यह जो है 21 वर्ष का जो है अब तक के सर्वाधिक है। सरकारी खर्च में पूछेगा तो 13.5% की कमी हुई है, सॉरी सरकारी खपत में 13.5% की कमी हुई है, लेकिन पूछेगा सरकारी खर्च में तो 69.9% की वृद्धि हुआ था। उसके बाद बताए निर्माण क्षेत्र में 68.3% की सर्वाधिक वृद्धि हुआ है किस निर्माण क्षेत्र में। उसके बाद बताए कि जीबीए में कितना परसेंट वृद्धि हुआ 18.8%, ग्रॉस वैल्यू एडिट होता है, ठीक है। और पिछले साल की अपेक्षा जो इस साल में 49.6% वृद्धि हुआ। सारे पॉइंट मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में जो टपकने का 100% उम्मीद है मेरे भाई। तो चलिए सारे पॉइंट नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कनमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राज्यों में पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा। चलिए बताइए तो फटाफट, ठीक ना। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई, और उम्मीद है क्या पकड़ करेंट अफेयर को जितना देते हैं सप्ताह में 2 दिन और बचा पाते हैं मेरे भाई, तो 100% आप करेंट में मेरे भाई क्वेश्चन को धुआं छुड़ा दीजिएगा, क्वेश्चन को तो औकात दिखा दीजिएगा मेरे भाई, और करेंट अफेयर तो गारंटी की नहीं छूटेगा। चलिए करते हैं इसका भी फुल ऑपरेशन। चलिए कहता है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक मेरे भाई 2020-21 जारी किया गया। तो कहता है कि इसमें पहला स्थान कौन सा राज्य रहा। तो नोट कीजिएगा पहले स्थान पर तो रह गया मेरे भाई एमपी मध्य प्रदेश, कौन हो गया मध्य प्रदेश। लिखिएगा उड़ीसा जो है वह दूसरा स्थान, हिमाचल प्रदेश का लिखिएगा तीसरा स्थान किसका रहा हिमाचल प्रदेश का। अगर बात कर अरुणाचल प्रदेश का तो लिखिएगा पूर्वोत्तर भारत में पहला राज्य। अगर आपसे पूछ दे
कि एनीमिया मुक्त में पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान पर कौन रहा, तो नोट कीजिए पहला पूर्वोत्तर में तो लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। पहला स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान पर कौन है? उड़ीसा। तीसरा स्थान पर कौन है? हिमाचल प्रदेश। मेरे एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम प्यार से मेरे भाई। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में, तो लिखिएगा, अगर आपसे पूछे केंद्र शासित में, तो केंद्र शासित में कौन है लिखिएगा, प्रथम स्थान अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार लिखिएगा, यह प्रथम है। अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, तो अंडमान निकोबार का स्थान जो है वह प्रथम है। किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में। पूर्वोत्तर राज्य में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और ऐसे राज्य में जनरल जो है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बिहार का स्थान, अगर आपसे पूछ ले बिहार का स्थान क्या है, तो लिखिए इसमें बिहार का स्थान जो है वह 22वां है। क्या है मेरे भाई? बिहार का स्थान इसमें क्या है? 22वां है। चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। इससे देखते हैं एक और पॉइंट। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट का लिखिएगा, एनीमिया मुक्त तो हो गया। अगर आपसे पूछ दे मेरे भाई कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा इसके अंतर्गत जो है दो तरह के जो है डाटा संग्रह किया गया। इसमें जो है जिसका आबादी 1 मिलियन से अधिक हो गया वह रखा गया बड़े शहर में। ठीक है, बड़े शहरों को रखा गया। और दूसरा जो 1 मिलियन से आबादी कम है वह हो गया मेरे भाई छोटे शहर। तो 2 इंडेक्स जारी किया गया, बड़े शहर का और छोटे शहर का। ठीक है, तो बड़े शहर और छोटे शहर का जारी किया गया। ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से इसका नोट कीजिएगा मेरे भाई। तो कहता है कि ईज ऑफ डूइंग में पहला स्थान जो किसका है मेरे भाई, तो लिखिए पहला स्थान पर तो बंगलुरु है। कौन है? पहला स्थान पर कौन है मेरे भाई? नोट कीजिए, पहला स्थान पर तो बंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर पुणे, या तीसरा स्थान पर कौन है? अहमदाबाद। ठीक है, अगर बड़े शहरों में अगर पूछ ले पटना का स्थान, तो लिखिएगा पटना का स्थान जो है 33 है। ईज ऑफ लिविंग का मतलब रहने योग्य मेरे भाई शहर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि जब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 2 श्रेणी में रखा गया। इसमें पहला हुआ 1 मिलियन से अधिक आबादी होगा वह बड़े शहर, और दूसरा रखा गया छोटे शहर। इसमें बड़े शहर में पहला स्थान पर कौन है? बंगलुरु है। दूसरा स्थान पर पुणे, तीसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, छोटे शहर की बात करें तो छोटे शहर में लिखिएगा पहला स्थान पर जो है, पहला स्थान पर कौन है? शिमला। और दूसरा स्थान पर लिखिए वह है भुवनेश्वर। कौन है? दूसरा स्थान पर कौन हो गया? भुवनेश्वर हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बड़े शहरों में रहने की दृष्टि से सबसे खराब अगर पूछ ले, तो नोट कीजिएगा सबसे खराब जो हो जाएगा आपका श्रीनगर हो जाएगा। अगर पूछे छोटे शहरों में सबसे खराब, तो लिखिएगा वह हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो क्या करें मेरे भाई, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो है वो सबसे बड़े शहरों में सबसे बड़ा शहर में प्रथम स्थान किसका? बंगलुरु का। दूसरा पुणे का है, और तीसरा किसका? अहमदाबाद का है। पटना का अगर पूछे रहने योग्य की दृष्टि से, तो पटना का 37वां है। अगर पूछे श्रीनगर का, तो श्रीनगर का जो है रहने की दृष्टि सबसे खराब स्थान है बड़े शहरों में। और छोटे शहरों में सबसे छोटे शहर में सबसे जो है खराब रहने की दृष्टि से कौन है? मुजफ्फरपुर है। कौन है? मुजफ्फरपुर है। ठीक है, और यह जो है लिखिएगा आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो सारे पॉइंट मेरे अच्छे से नोट कर लीजिए एकदम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नोट कीजिए फटाफट। चलिए मेरे भाई चौथा क्वेश्चन मेरे भाई एकदम जहर सवाल है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से 20 दिया गया मेरे भाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो चलिए मजा आ रहा है मेरे भाई। लाइक को एकदम दबा कर ठोको,
और शेयर वीडियो का लिंक जो है शेयर मेरे भाई स्टडी ग्रुप में जरूर करो। चलिए करते हैं इसका फुल ऑपरेशन, छुड़ाते हैं धुआं धुआं। कहता है मेरे भाई क्या कि हाल ही में किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय कहता है एनी अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो देखिए यह जो अवार्ड दिया गया है वह दिया गया है CN राव को। किसको दिया गया है? CN राव को। मेघा राजगोपालन लिखिएगा, इन्हें 2021 का जो है लिखिएगा पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? मेघा राजगोपालन को। अगर आपसे पूछे कि किस भारतीय को मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान जो है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया गया है, तो लिखिएगा मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान जो है क्या है? द ऑर्डर, लिखिएगा द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान जो है किस भारतीय को द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो RK सबरवाल को दिया गया है। नोट कीजिए मेरे एकदम जहर सवाल। मेघा राजगोपालन को 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और एनी अवार्ड जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? CN राव को दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कौशल्या संगण के बारे में, तो इसमें लिखेगा इसे इंटरनेशनल वीमेन ऑफ, लिखेगा इसे कौन सा अवार्ड दिया गया भाई? लिखेगा इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करंज अवार्ड, लिखेगा इसे क्या दिया गया? करंज अवार्ड। नोट कीजिए, अगर आपसे पूछे कि कौशल्या संकर को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो लिखिएगा इंटरनेशनल वीमेन ऑफ, लिखिए इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करंज अवार्ड जो है किसे दिया गया? इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करंज अवार्ड जो है किसे दिया गया? कौशल्या संकर को। और मेघा राजगोपालन को 2021 का नोट कीजिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अगर RK सबरवाल को बात करें तो भारत प्रथम पूछेगा तो मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये किसे दिया गया मेरे भाई? RK सबरवाल को दिया गया। चलिए फटाफट नोट कीजिए, देखते हैं और इसे पूर्ण पॉइंट। चलिए एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि ग्रैमी आविष्कार किसने दिया है, अगर पूछ लिया आपको कि ग्रैमी अवार्ड किसने जीत ली, तो लिख लिए या बियोंसे। किसने? बियोंसे ने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड किसने जीत लिया? ग्रैमी अवार्ड किसने जीत लिया? तो लिखिए बियोंसे ने ग्रैमी अवार्ड जीत लिया। और क्या अवार्ड था जीती? 28वां ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? बियोंसे। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं इसे और पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। अगर आपसे पूछे 2020 का जो है, अगर पूछ ले नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि चमेली देवी पुरस्कार, चमेली देवी पुरस्कार, तो लिखिए यह कौन जीती? नीतू सिंह। नीतू सिंह। अगर आपसे पूछ ले लिखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार, पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार किसे दिया गया, तो नोट कीजिएगा क्या कर रहे हैं। अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो लिखिएगा रमेश, कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। क्या दिया गया है? देखिए अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार, लिखिएगा अजय स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण अजय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लिखिए अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार जो है रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। चमेली देवी पुरस्कार जो 2020 किसने जीता? नीतू सिंह ने जीती। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट, इंक थोड़ा डाल दिया जाए इसमें। चलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, इसे लिखिए अंतरराष्ट्रीय जो है अजय स्वर्ण, लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार जो है अजय स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। अगर आपसे पूछे कि 2021 का, अगर आपसे पूछे कि ई पंचायत, नोट कीजिए ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो नोट कीजिएगा उत्तर प्रदेश को दिया गया। किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है, अगर आपसे मेरे भाई पूछ ले कि वर्ल्ड फूड प्राइज क्या कर रहा है, अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज लिखेगा 2020 में तो दिया गया था किसे? 2020 में दिया गया था किसके? मिट्टी के लाल रतन लाल को। ठीक है, रतन लाल को दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि 2020 में दिया गया था मिट्टी के लाल रतन लाल को दिया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज, लेकिन 21 में लिखिए 2021 में जो दिया गया है या वह दिया गया
शकुंतला हरिके सिंह को। नोट कीजिए। अगर आपसे पूछे मेरे भाई क्या बता रहा है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 दिया गया था मिंटी के और रतन लाल को, लेकिन 2021 में किसे मिला, शकुंतला हरिके सिंह को मिला। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार किसे मिला, रमेश पोखरियाल निशंक को मिला। छबले देवी पुरस्कार हाल में किसे मिला था, नीतू सिंह को मिला। ठीक है। सारे पॉइंट मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट जो है मेरे भाई परीक्षा में टपकने वाले सवाल थे, जो पुरस्कार से सारे पुरस्कार एक साथ मेरे भाई लिखा दिए, एकदम जड़ सवाल है, सारे परीक्षा नोट कीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किसने इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया। तो देखिए इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया मेरे भाई, यह किया गया आपके गूगल बाबा के द्वारा। ठीक है। यह जो लॉन्च किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे भाई, तो लिखिएगा इंटरनेट के माध्यम से बच्चे का जो शोषण होता है, लिखिएगा शोषण, धोखाधड़ी। तो इंटरनेट के माध्यम से बच्चे का जो शोषण होता है या धोखाधड़ी होता है या फिशिंग, क्या होता है, फिशिंग, इसको जो है रोकने के लिए, इसी को रोकने के लिए जो है गूगल ने कौन सा जो है कार्यक्रम लाया, ऑसम कार्यक्रम लाया। ठीक है। तो सिर्फ आंसर क्या होगा, गूगल हो जाएगा। किसने लगाया, गूगल ने लाया। इसका उद्देश्य क्या था, इंटरनेट के माध्यम से बच्चे का शोषण या धोखाधड़ी होते हैं, बच्चे एकदम गेम वगैरह सब जो खेलते हैं, तो उसको देखते हुए लाया गया था। और फिशिंग को रोकने के लिए जो है यह सारा प्लान जो है लाया गया। कौन सा कार्यक्रम, ऑसम कार्यक्रम। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इससे अन्य पॉइंट लिखिए कि अगर आपसे पूछे कि भारत की 100 अरब मार्केट वाली पहली कंपनी कौन बनी है हाल ही में, तो लिखिए रिलायंस। जियो जो है लिखिएगा, रिलायंस जियो जो है वह मेरे भाई भारत की 100 अरब कंपनी बनने वाली पहली है। दूसरा की बात करें, दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर जो है कौन है, टाटा। दूसरा स्थान पर कौन है, टाटा। दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा, टाटा हो जाएगा। उसके बाद HDFC है। ठीक है। सारे पर नोट कर लीजिए मेरे भाई। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में RBI के गवर्नर को निदेशक किसे चुना गया है, तो लिखिएगा हाल ही में RBI के निदेशक किसे चुना गया है, तो चुना गया है अजय कुमार को। किसे चुना गया है, अजय कुमार को। और पिछले क्लास में भी इस पर सारे डिस्कशन लिखाए थे। और गवर्नर कौन है अभी RBI के, शक्तिकांत दास है। और इसके अंतर्गत जो है कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हमने मेरा भाई लिखाए थे। ठीक है। पहला लिखाया था रामेश्वर राव, MK जैन। पहला लिखाया था क्या, रामेश्वर राव। उसके बाद लिखाए थे MK जैन। उसके बाद लिखाए थे माइकल पत्रा और रविशंकर। 4 डिप्टी गवर्नर है। और हाल ही में कार्यकारी निदेशक अजय कुमार का चुना गया है, गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो ये सारे पॉइंट थे मेरे भाई। यह था मेरे भाई आज का मोस्ट 5 इंपोर्टेंट करंट अफेयर सवाल, और इसका देखिए धुआं डिस्कशन। ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत पसंद आया होगा मेरे भाई। और सारे पॉइंट जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपका आने वाले एग्जाम में जो है टपकने का 100% संभावना है। और आने वाले दरवा के एग्जाम अगर तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो उसमें तो यह मेरे भाई जो है एकदम जो है एटम बम की तरह काम करेगा। इस एक भी क्वेश्चन मेरे भाई फुल गारंटी के नहीं जाएगा। बड़े एकदम सीरियस से और ईमानदारी से पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट करिए। अगर चाहते हैं अपने माँ बाप का अपना पूरा करना मेरे भाई, तो एकदम सीरियस से ईमानदारी से पढ़िए। मान लो तो हार है मेरे भाई, ठान लो तो जीत है। लक्ष्य अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य आपका सिर्फ दरोगा होना चाहिए। और इस बार तो 100% दरोगा में सफलता प्राप्त करना है। सिर्फ करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। और मेरे भाई पसंद आया तो लाइक जो है दबा कर ठोको, और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे 5 इंपोर्टेंट करंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन। धन्यवाद।